आपको बचपन का वो समय याद है जब हम यार दोस्तों घर वालों के साथ बैठकर लूडो खेलते थे, मनचाहा नंबर लाने के लिए क्या क्या दुआएं मांगा करते थे। अब यही लूडो प्लेयर स्पॉट ऐप पर आ गया है। यहाँ पर आप लूडो खेलकर 50 लाख रुपए तक का इनाम भी जीत सकते हैं। प्लेयर स्पॉट पर ही तो लूडो खेलने का असली मजा है। 50 लाख तक जीतो और एक क्लिक से इंस्टेंट विड्रॉ करो। इश्तेहार खत्म, अब शो की बात। थाईलैंड में 22 मई 2014 की शाम अचानक से एक सन्नाटा पसरा था। फिर उस सन्नाटे को एक आवाज ने चीर दिया। आवाज टीवी स्क्रीन से आ रही थी। आवाज की एक आकृति भी थी। स्क्रीन पर सितारों से सजी सेना की वर्दी पहना एक जनरल दिख रहा था। उसने कहा, राजधानी बैंकॉक और देश के बाकी हिस्सों में काफी हिंसा हो रही है। इससे जान माल का काफी नुकसान हुआ है। हम नहीं चाहते कि और नुकसान हो, इसलिए हमने शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने का फैसला किया है। टीवी पर यह ऐलान करने वाले जनरल का नाम था प्रयुत चान-ओ-चा। उनके ऐलान का मतलब साफ था, सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। अब सरकार सेना चलाएगी। थाईलैंड में सेना का शासन होगा। वैसे थाईलैंड में सैन्य तख्ता पलट या सैन्य शासन कोई नई बात नहीं है। 1932 के बाद से थाईलैंड में 12 बार तख्ता पलट हो चुके हैं। 12वें तख्ता पलट के सूत्रधार प्रयुत चान-ओ-चा ने बाद में प्रधानमंत्री का पद हथिया लिया। 8 सालों तक साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, विरोधियों को दबा कर रखा। ऐसा माना जा रहा था कि ओचा अजय हो चुके हैं, उन्हें कुर्सी से हटाया नहीं जा सकता। कट टू 2022। 24 अगस्त को थाईलैंड की सर्वोच्च अदालत ने प्रयुत चान-ओ-चा की अजेयता पर विराम लगा दिया। अदालत ने ओचा को उनके पद से निलंबित कर दिया है। आज हम जानेंगे प्रयुत चान-ओ-चा की पूरी कहानी क्या है, मई 2014 में सेना ने तख्ता पलट क्यों किया था और सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री ओचा को पद से निलंबित क्यों कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है। एक बार फिर से कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए एक खास ऑफर लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा आपको कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का एक छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचिए। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड। थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में बसा एक देश है। म्यांमार, वियतनाम और मलेशिया से घिरे इस देश की आबादी लगभग 7 करोड़ है। थाईलैंड 2 लफ्जों से मिलकर बना है, थाई और लैंड। थाई जबान में थाई शब्द का अर्थ होता है आजाद और थाईलैंड का मतलब हुआ आजाद लोगों का मुल्क। हम में से कईयों को थाईलैंड के नाम से केवल मसाज पार्लर याद आते हैं, लेकिन थाईलैंड में कई सुंदर पर्यटन स्थल हैं। वहाँ के साफ पानी वाले बीच जैसे काटा बीच, पटोंग बीच, करोन बीच, फीफी आइलैंड हो या जेम्स बॉन्ड द्वीप। ये सुंदरता विदेशी टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी सुंदर देश के एक छोटे से प्रांत नखोन रेचुस्मा के एक सैन्य परिवार में 21 मार्च 1954 में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रयुत चान-ओ-चा। ओचा की शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए आर्मी स्कूल भेज दिया गया। फिर उसका दाखिला रॉयल मिलिट्री एकेडमी में हो गया। ओचा का परिवार थाईलैंड के शाही परिवार का समर्थक था। मिलिट्री एकेडमी से निकलने के बाद ओचा को क्वीन गार्ड रेजिमेंट में काम करने का मौका मिला। उन्होंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। धीरे धीरे ओचा शाही परिवार के करीब आते गए। उनका आत्मविश्वास तब और बढ़ गया जब उन्हें रेजिमेंट के कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2003 में ओचा रॉयल गार्ड में कमांडर बन गए। महीना अक्टूबर का ही था, लेकिन साल बदल चुका था। 2006 आ चुका था। उस साल देश में बड़ा राजनीतिक उठापटक हुआ। सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया। उस तख्ता पलट में ओचा ने सेना प्रमुख जनरल अनपोंग पाओचेंडा का समर्थन किया। इससे जनरल साहब खुश हो गए। उन्होंने ओचा को प्रमोट कर दिया। धीरे धीरे ओचा जनरल अनपोंग का विश्वास जीत रहे थे। एक दिन ओचा ने जनरल से मिलिट्री लीडर्स का गुट बनाने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि इसके जरिए देश का शासन आसानी से चलाया जा सकता है। जनरल को यह आइडिया बेहद पसंद आया। उन्होंने हाँ कर दी। फिर ईस्टर्न टाइगर्स नाम से मिलिट्री लीडर्स का एक गुट बना।
ओचा के कामों की वजह से अक्टूबर 2009 में उन्हें थाई सेना का उप प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। 25 सितंबर 2010 को ओचा कमांडर इन चीफ बन गए। 2011 से 2014 के बीच का वक्त ओचा के लिए बेहद अहम था। ओचा पहले सेना के सत्ता में दखल नहीं देने के हिमायती थे, लेकिन बाद में उनके विचार बदल गए। 2014 में देश में यिंगलक शिनावात्रा की सरकार थी। देश में कुछ वक्त से राजनीतिक संकट चल रहा था। विपक्षी दल और सरकार के बीच बड़ी तकरार थी। विपक्ष पर यह आरोप था कि उनकी वजह से सरकार काम नहीं कर पा रही है, जिसके कारण देश का माहौल खराब है। समय के साथ ये संकट गहराता गया। मई महीने की 22 तारीख को ओचा ने पूरे देश में नाकाबंदी कर दी, मार्शल लॉ लगा दिया और टीवी पर आकर निजाम बदलने का ऐलान कर दिया। ओचा के संबोधन के बाद मिलिट्री की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी हुए। इसमें क्या क्या कहा गया? एक मिलिट्री हुंटा बनाई जा रही है, नेशनल काउंसिल फॉर पीस एंड ऑर्डर। अंतरिम प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट सेना को रिपोर्ट करेगी। विधायिका और कार्यपालिका एनसीपीओ के लीडर के आदेश के अनुसार काम करेंगी। न्यायपालिका हुंटा के निर्देश के अनुसार चलेगी। 2007 के संविधान को बर्खास्त किया जा रहा है। बस राजा वाला चैप्टर बरकरार रहेगा, यानी राजशाही सलामत रहेगी। 5 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। पूरे देश में कर्फ्यू रहेगा। इसका विरोध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मिलिट्री हुंटा ने अपनी अलग संसद बनाई। इस पर पूरी तरह से सेना का कब्जा था। देश किस दिशा में जा रहा था, किसी को इसका पता नहीं था। पूरे 3 महीने बाद 21 अगस्त को ओचा ने खुद को थाईलैंड का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। बागडोर संभालने के बाद ओचा ने एक अंतरिम संविधान बनाया। इस नए संविधान ने सैन्य सरकार को बेहिसाब शक्ति दे दी। 2014 में तख्ता पलट करते हुए थाईलैंड की सेना ने एक वादा किया था। कहा था कि अब की बार ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि दोबारा तख्ता पलट की जरूरत ही नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन सबके चलते ओचा की देश में छवि खराब हुई। अब इसकी भरपाई करनी भी जरूरी थी, क्योंकि वक्त वक्त में देश में बगावत के सुर सुनाई दे रहे थे। ओचा ने इसके लिए एक तिगनम आजमाई। उन्होंने अपनी छवि सुधारने के लिए कई प्लान्स बनाए। एक गाना लिखा, रिटर्न हैप्पीनेस टू थाईलैंड। इस गाने की लाइंस में हम वही करेंगे जो हमने वादा किया था, बस थोड़ा और वक्त दे दो टाइप की बातें थी। माने गाने का मफहूम तो आप समझ ही रहे होंगे। टिपिकल नेता के भाषण वाली बातें गाने में पिरो दी गई थी। गाना रिलीज हुआ, रेडियो और टीवी स्टेशनों पर इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ। ओचा गाने तक नहीं रुके, उन्होंने अपने ऊपर एक किताब भी छपवाई, उसका भी प्रचार करवाया। किताब में ओचा की सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश की गई थी। किताब का नाम था हिज नेम इज तू, जो कि ओचा का निकनेम है। इसके साथ ओचा ने टीवी पर एक वीकली शो भी शुरू किया। इस शो में ओचा अपनी सैन्य सरकार के कामों की वाहवाही किया करते थे, खुद ही अपनी पीठ थपथपाते थे। कुछ समय तो ओचा अपनी इमेज बिल्डिंग में लगे रहे, लेकिन बीच में कुछ वक्त के लिए उनका बर्ताव बदलने लगा। वो मीडिया से कट गए। जब कभी मीडिया से बात करते तो सलीके से पेश नहीं आते, उनसे बदतमीजी करते। लेकिन देश में चुनाव करीब थे, ओचा ये भाप गए कि उनका रवैया उन्हें डुबो सकता है। साल 2019 के चुनाव करीब आते आते ओचा फिर अपनी इमेज बिल्डिंग में लग गए। उनकी टीम ने इस बार सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया। वो पार्क में जाकर लोगों के साथ मिलने जुलने लगे, उनके साथ गाना गाते। उनकी टीम इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल करवाती। 2019 में पलांग प्रचारक पार्टी ने ओचा को पीएम पद के लिए अपना दावेदार घोषित किया। 5 जून 2019 को ओचा देश के पीएम चुन लिए गए। हालांकि इस चुनाव पर कई तरह के सवाल उठे। मसलन ये चुनाव सही ढंग से नहीं करवाए गए, इनमें फर्जीवाड़ा हुआ है, चुनाव में सेना का दखल था, इसलिए फिर से चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन सत्ता का नशा जब सवार होता है तो नजरें विरोध की चिंगारी नहीं देख पाती। इसके बाद भी देश में कई बार उन्हें हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन उन्हें दबा दिया जाता। अब जाकर थाईलैंड की अदालत ने उन्हें पद से हटाने की बात कही है। अदालत ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से ये समझ लेते हैं कि थाईलैंड में तख्ता पलट का इतिहास कैसा रहा है और ओचा ने 2014 में कैसे तख्ता पलट किया था। थाईलैंड में पहले मोनार्की यानी राजशाही वाला सिस्टम था। माई वर्ड इज द लॉ। राजा निरंकुश था, खुद को देवता का अवतार मानता था। इसके खिलाफ नाराजगी बढ़ी। 1932 में सिस्टम के खिलाफ विद्रोह कामयाब रहा। इसके बाद थाईलैंड में आई संवैधानिक राजशाही, माने सत्ता चलाने का काम संसद का होगा और राजा होंगे इस सत्ता के सांकेतिक मुखिया। ये सिस्टम थाईलैंड में लंबे अरसे चला। अब तक थाईलैंड में कुल 19 बार तख्ता पलट की कोशिश हो चुकी है, इनमें से कुछ सफल रहे और कुछ नाकाम। साल 2001 के बाद से थाईलैंड में हुए चुनावों में टक्सिन चिनावाट और उनके करीबियों का दबदबा रहा। टक्सिन 2006 तक प्रधानमंत्री रहे। 2006 के तख्ता पलट में ओचा ने उस समय के सेना प्रमुख जनरल
अनपोंग पाओचिंडा का समर्थन किया था, लेकिन राजनीतिक समीकरण की बात करें तो 2011 से 2014 तक प्रधानमंत्री का पद टक्सिन चिनावाट की बहन यिंगलक चिनावाट के पास रहा। अभी थाईलैंड में उनके समर्थकों की बड़ी संख्या है, लेकिन ओचा की वजह से वे दबे छिपे रहते हैं। फिर आया साल 2014। इस साल ओचा ने तख्ता पलट किया। 2014 में तख्ता पलट करते हुए ओचा ने जनता से कहा था कि अब आगे तख्ता पलट की जरूरत नहीं होगी, देश में फ्री इलेक्शन करवाए जाएंगे। फिर सैन्य हुकूमत ने नया संविधान लाने की बात कही। इस पर जनमत संग्रह हुआ, जनता ने नए संविधान को मंजूरी दे दी। संविधान तो बना, लेकिन लोगों के अधिकारों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की सहूलियत की बुनियाद पर। ये तो रही बात तख्ता पलट की, लेकिन आज हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं? दरअसल थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा को पद से हटने के लिए कहा है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री ओचा के कार्यकाल का मुद्दा उठाया था। विपक्ष ने कहा था कि ओचा अपना 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, इसलिए उन्हें पद छोड़कर नए चुनाव का ऐलान करना चाहिए। जब ओचा ने पद नहीं छोड़ा तो मामला संवैधानिक अदालत में एक पिटीशन की शक्ल में पहुंचा। इस पर कई दिन से सुनवाई भी चल रही थी। ओचा के विरोधियों का तर्क है कि ओचा का कार्यकाल तब शुरू हुआ जब उन्होंने मई 2014 में तख्ता पलट किया और अगस्त में खुद को पीएम घोषित किया। वहीं उनके समर्थकों का कहना है ओचा का कार्यकाल 2017 में संविधान लागू होने के बाद शुरू हुआ। इसी को लेकर बहस चल रही थी और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ओचा के कार्यकाल पर अंतिम फैसला आना भी बाकी है, इसमें समय लगेगा, लेकिन फिलहाल उन्हें पद से हटना पड़ेगा। उनकी जगह पर डिप्टी पीएम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करेंगे। थाईलैंड में अगले साल मई में आम चुनाव होने वाले हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि चुनाव पहले ही करवाया जा सकता है। अब ओचा के राजनीतिक करियर का पूरा दारोमदार संवैधानिक अदालत के अंतिम फैसले पर टिक गया है। आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। थाईलैंड के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं सूडान में अमेरिकी राजदूत की वापसी हुई पूरे 25 साल बाद। ये इस बात का संकेत है कि अमेरिका ने सूडान के प्रति थोड़ी नरमी इख्तियार की है। साथ ही इसे दोनों देशों के बीच सुधरते रिश्तों की पहली पहल मान सकते हैं। विस्तार से पूरी बात को समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा इतिहास समझते हैं। साल 1881 में ऑटोमन और मिस्र साझा रूप से यहाँ शासन चला रहे थे, लेकिन दोनों में तालमेल की कमी से सत्ता संभालने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए मिस्र ने ऑटोमन्स को दरकिनार कर हाथ मिलाया ब्रिटिश हुकूमत से। 1899 से 1955 तक दोनों ने साझा शासन चलाया। 1956 में सूडान आज़ाद हो गया। सूडान जैसे तैसे आज़ाद हुआ था, मुल्क अभी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ था कि 2 साल के बाद उसे तख्ता पलट का सामना करना पड़ा। जनरल इब्राहिम ने सरकार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। धीरे धीरे मुल्क की हालत खराब होने लगी। साल 1962 में सूडान के दक्षिणी हिस्से से सिविल वॉर की शुरुआत हुई। इस सिविल वॉर की आग ने आहिस्ते से पूरे मुल्क को अपने आगोश में ले लिया। जनरल इब्राहिम के मिलिट्री शासन से सूडान के लोग परेशान थे। फिर मुल्क में आई क्रांति साल 1964 में। इसके बाद सूडान में इस्लामिक नेतृत्व वाली सरकार की स्थापना हुई। इसे सूडान में अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना गया, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से इस्लामिक नेतृत्व वाली नहीं थी। सूडान में सत्ता का असल इस्लामीकरण हुआ जाफर निमेरी के टर्म में। 1983 में उन्होंने सूडान में शरिया कानून नाफिज कर दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद सत्ता में उनकी भी हालत खराब हो गई। फिर साल 1993 में जनरल उमर अल बशीर को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। बशीर ने सूडान की सत्ता कुछ वक्त अच्छे ढंग से संभाली, लेकिन फिर बशीर विदेशी मीडिया की सुर्खी बनने लगा। सबसे पहला मौका आया जब इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने उन पर हत्या का आरोप लगाया। होस्नी मुबारक की छवि विश्व भर में एक लिबरल नेता के रूप में थी। इस घटना से सूडान समेत बशीर की किरकिरी हो गई। 1993 ही वो साल था जब अमेरिका ने सूडान को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की लिस्ट में डाल दिया और उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए। 1998 में अमेरिका ने सूडान पर आरोप लगाया कि वो रासायनिक हथियार बनाने में मुब्तला हैं। सूडान ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन अमेरिका कहाँ सुनने वाला था। अमेरिका ने सूडान के एक दवा बनाने वाली कंपनी के प्लांट पर मिसाइल हमला कर दिया। दोनों देशों के बीच इस घटना के बाद तल्खी और बढ़ गई। बशीर के वक्त ही सूडान और अमेरिका के रिश्ते सबसे ज्यादा बिगड़े। बशीर के दौर में ही अमेरिका ने सूडान को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की लिस्ट में रखा था। 2020 में अमेरिका ने सूडान को लिस्ट से निकाल दिया। अब सूडान में अमेरिकी राजदूत की वापसी से रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगी है। इस मामले से जुड़ी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेगी। बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।